सवाल ये है कि जो एमपी का लड़का है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लड़का है, वो लड़का और जो दलित किसान का लड़का है, वो लड़का दोनों एक बराबर कैसे हुए? ना लेने की वजह से वो ईडब्ल्यूएस के कोटे में फॉल किए और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लेके आईएएस बनने की चाह रखे। बच्चे विदेशों में पढ़ के आते हैं और भारत में आईएएस आईपीएस बनने के लिए रिजर्वेशन लेते हैं। आर्थिक आधार पर होना चाहिए, कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, और आरक्षण में संशोधन हो सकता है। जो जातीय आधार पर दिया गया है वो आर्थिक आधार पर दिया जा सकता है। अगर कोई 500 में से 500 सीट जीत के आ रहा है, वो भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, तो लगातार मैं जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के ऊपर विचार हैं अधिवक्ताओं को रख रहा हूँ। हमारे साथ जुड़ गए विशाल जी और सर नाम? मेरा नाम रंजीत कुमार विश्वास है। रंजीत कुमार जी विश्वास जी। तो अब लगातार मैं सबसे बात रख रहा हूँ, कैसे वो देख रहे हैं इस आंदोलन को? क्या ये मुहिम बन पाएगी? क्या स्वर्णों को की डिमांड है कि ये सारी चीज़ें हो, या कहा जा रहा है क्रीमी लेयर आपस में ही उनको आधे को मिल रहा है आधे को नहीं मिल रहा है? एक आदमी कैसे देख रहे हैं? देखिए, लोगों को समझना पड़ेगा, जो आरक्षण हटाओ के लिए आंदोलन की बात चल रही है, वो आरक्षण में संशोधन करने की बात चल रही है। और ये सवर्णों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन सभी जातियों का है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे दलित जाति में भी लोग हैं जो चाहते हैं कि इस आंदोलन के तहत दलितों को न्याय मिले। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी भी दलित के अंदर क्रीमी लेयर नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति एमपी, एमएलए, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर है, उसके बच्चों को कोई आरक्षण से ऐसा नहीं है कि दरकिनार कर दिया गया है, उसके बच्चों को पूरी आरक्षण मिल रही है। तो सवाल ये है कि जो एमपी का लड़का है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लड़का है, वो लड़का और जो दलित किसान का लड़का है, वो लड़का दोनों एक बराबर कैसे हुए? और कंपटीशन में वो कैसे एक बराबर हो सकते हैं? एक जो इंग्लिश मीडियम बोर्ड से पढ़ रहा है, आईसीएससी बोर्ड से पढ़ रहा है, एक जो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, वो दोनों कभी एक धारा में आ ही नहीं सकते। तो ऐसे में ऐसे दलितों के बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, जो एमपी के, एमएलए के, आईएएस के, आईपीएस के, डॉक्टर के, इंजीनियर के, दरोगा के, इंस्पेक्टर के बेटे हों, बल्कि ऐसे दलित गरीब लोगों को मिलना चाहिए जो अभी भी मुख्य धारा में जुड़ नहीं पाए हैं। इसी तरीके से ओबीसी वर्ग में भी बहुत से ऐसे लोग हैं। पहले 500 कास्ट होते थे ओबीसी में, अभी कुछ डाटा आया है कि 2700 कास्ट हो गए हैं। कई लोग आरक्षण के लिए जो है धरना प्रदर्शन भी किए, चाहे मराठा आंदोलन देख लीजिए, चाहे जाट आंदोलन देख लीजिए। देश में तमाम ऐसे आंदोलन चले जिसमें लोगों ने मांग किया कि हमें ओबीसी में ढकेल दो। तो जो सामान्य वर्ग के लोग थे वो भी ओबीसी में आ गए। अब ओबीसी में भी ऐसा ही हो रहा है कि जो सच में गरीब है उसको न्याय नहीं मिल रहा है, उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है, बल्कि ऐसे लोग जो ऑलरेडी आरक्षण का लाभ लेके सरकारी नौकरी में उनके माता पिता हैं, उनके दादा दादी हैं, वही लोग आरक्षण को फिर से ले रहे हैं। तो अब ये पूरा जो नियम बनने जा रहा है या पूरे आंदोलन का जो भाग है, उसका बस एक मोटो है कि आरक्षण जातीय आधार पर न होके आर्थिक आधार पर होना चाहिए। कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है। और मेरा जो मानना है, देश में सिर्फ दो जातियां हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब, और इसकी तुलना कभी किसी से नहीं की जा सकती। कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो दलित समुदाय से हैं, आईएएस आईपीएस बन चुके हैं, अपने ही दलित समुदाय के लोगों के साथ उन्हें बैठने में घृणा आती है। तो ऐसे लोगों के बच्चों को आरक्षण की सुविधा क्यों दी जाए? सामान्य वर्ग के एक आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले आईपीएस की पूरी परीक्षा निकाल ली और अपनी जॉब कर रहे थे, लेकिन जब आईएएस का उन्हें परीक्षा देना हुआ तो पिछले 1 सालों से उन्होंने सैलरी नहीं ली, और सैलरी न लेने की वजह से वो ईडब्ल्यूएस के कोटे में फॉल किए और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लेके आईएएस बनने की चाह रख रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ईडब्ल्यूएस का भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ओबीसी का भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, एससी एसटी का भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण आर्थिक रूप से होना चाहिए, आरक्षण भारत के गरीबों के लिए होना चाहिए, आरक्षण भारत की महिलाओं, शोषितों, वंचितों के लिए होना चाहिए, न कि ऐसे हुक्मरानों के लिए जिनके पास ऑलरेडी पैसों की सारी सुविधा है, एजुकेशन की सारी सुविधा है, और उनके बच्चे विदेशों में पढ़ के आते हैं और भारत में आईएएस आईपीएस बनने के लिए रिजर्वेशन लेते हैं। तो क्या लग रहा है ये मुहिम बन पाएगी? जिस तरीके से बीजेपी पार्टी का पेज बना और इतने लोग जुड़े, क्या इसके लिए जुड़ पाएंगे? क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि स्वर्णों की ये लड़ाई है, ना कि क्रीमी लेयर। नहीं, देखिए, मैं एक बात बता दूं, किसी भी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए उन तमाम जनता का, भारत के लोगों का होना बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, अगर आप अपना सही मोटो लोगों के सामने लेकर आएंगे कि हम ये संशोधन कराना चाहते हैं और इसमें गरीबों की बात हो रही है, तो मुझे विश्वास है कि लोग जरूर सुनेंगे।
इसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 4-6 महीने पहले की बात है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस हुआ करते थे जस्टिस BR गवई। उन्होंने अपने फेयरवेल यानी विदाई समारोह में एक बात कही कि मैं दलित समाज से हूं और मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पोस्ट पे हूं। इसके बाद भी मैं अपने आप से एक सवाल पूछता हूं कि क्या मेरा बच्चा और एक गांव में पढ़ रहा दलित का बच्चा दोनों एक बराबर हैं? कभी नहीं। इसी के लिए उन्होंने जजमेंट भी दिया था कि SC/ST के अंदर भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। जो अमीर हो चुके हैं उनको इससे निकालकर गरीबों को इसकी पूरी सुविधा देनी चाहिए। लेकिन इसके लिए नेताओं ने गलत इन्फॉर्मेशन फैलाया कि अब तो आपका आरक्षण खत्म किया जा रहा है। जस्टिस साहब खुद आरक्षण खत्म करने के उस पे आ गए हैं, सरकार से मिले हुए हैं और ये गलत इन्फॉर्मेशन फैलाकर उन्हीं बच्चों के हाथों में पत्थर थमा दिए जिन बच्चों के लिए वो मांग कर रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान लिख रहे थे आर्टिकल 14, 15, 16 में, तो उनका पूरा मानना था कि जो भी समाज में पीछे रह गए हैं लोग उनको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और एजुकेशनली एक साथ एक मंच पर खड़ा करने के लिए कोई व्यवस्था बनाई जाए। और उस व्यवस्था को वो आगे बढ़ाना चाहते थे जिसको नेताओं ने गलत इंटरप्रेट करके जानबूझकर उनके लिए रिजर्वेशन शब्द दे दिया और जातीय आधार पर रिजर्वेशन दे दिया, जिससे कि पूरे भारत में तोड़फोड़ मच गई। और जब मंडल कमीशन आया था लाखों लाख लोग प्रदर्शन किए थे, कई लोग ने जिंदा जलकर अपनी जान दे दी थी। तो हमें ये सोचना चाहिए कि आज 75 साल बाद क्या रिजर्वेशन का फायदा लेने के बाद भी लोग आगे बढ़ पाए हैं? उसका आंसर है नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि जो IAS हो गया है उनके बच्चों को रिजर्वेशन की क्या जरूरत है, उसके लिए कोई कानून बन पाया है? नहीं। क्या आरक्षण सिर्फ ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जो एजुकेशनली वेल है, जिनके माता पिता अच्छी जगह पे हैं, या फिर गरीबों को, दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, महिलाओं को, पिछड़ों को? अभी भी मैं बता दूं तो उनको नहीं मिल पा रहा है। हमारे गांव में भी ऐसे बहुत से दलित और OBC वर्ग के लोग हैं जो आज भी दूध बेचने का काम करते हैं, जो आज भी खेत में किसानी करके अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। उनको आरक्षण सही रूप में पहुंच ही नहीं पा रहा है। और इसमें कांग्रेस के ही एक नेता थे जिनका कहना था कि अगर हम सेंट्रल से 1 रुपए भेजते हैं तो नीचे जाते जाते 19 पैसे बचते हैं। वैसे ही आरक्षण है। अगर आरक्षण 27% OBC को और 23% के करीब SC/ST को मिलाकर मिल रहा है तो नीचे पहुंचते पहुंचते गरीब के पास वो 1% या 2% पहुंचता है। ये बात हमें स्वीकार करनी चाहिए और इसमें संशोधन कराकर हमें उन दलितों को, गरीबों को, पिछड़ों को, तबकों को जो अभी बहुत पीछे रह गए 75 साल बाद भी, उन्हें अपने कंधे से कंधा मिलाकर चलने का, खड़ा होने का, बात करने का पूरा मादा देना चाहिए। और इसके लिए मैं जानता हूं कि अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोच लिए तो वो जरूर कानून बना देंगे। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो प्रयागराज में कुंभ मेला संपन्न होने के बाद वहां पर सफाई कर्मियों के पैर अपने हाथ से धुल रहे थे। तो ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो किसी को गरीब और किसी को अमीर नहीं समझते हैं, सबको बराबर समझते हैं। और राजा की परिभाषा जो दी गई है इन्हीं के अनुसार दी गई है कि प्रजा को अपने भाई के समान, अपने पुत्र के समान समझना, अपने परिवार के समान समझना, वो करते हैं मोदी जी। UGC एक्ट आया, अब मेरे को तो इन बातों से बात याद आ रही, तो उसमें किस तरह से, जिस तरह की चीज़ कही गई, लग रहा है कहीं ऐसी चीज़ें हो पाएंगी? नहीं, देखिए 2 चीज़ें हैं। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अब जो लोग राजनीतिक रोटी जाति के नाम पे सेक रहे हैं उनकी दुकान बंद करनी पड़ेगी। मेरा मानना है और मुझे लगता है कि देश के तमाम युवाओं का भी मानना है कि देश में सिर्फ 2 जातियां हैं, एक अमीर एक गरीब। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जो SC/ST में भी जो अमीर हो गए वो अपने ही समुदाय के लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं। और जो जनरल में भी यही बात है, OBC में भी यही बात है। और जो गरीब रह गए वो हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाने में, अपनी खेती करने में परेशान रह गए। तो ये कोई अगर कहता है कि जातीय आधार पर ये सब चीज़ें अभी भी भेदभाव हो रही हैं तो मैं उसे नहीं मानता। दूसरी नहीं तो EWS में कितना आरक्षण आप दे रहे हैं? EWS में 10% आरक्षण देना है। उसका मैंने उदाहरण दिया कि जिन लोगों के पास बहुत संपत्ति है, जो IPS भी बन चुके हैं, वो भी उसका भाग ले रहे हैं। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 18 साल के ऊपर की बच्ची और 21 साल के ऊपर का बच्चा अपने मन से शादी कर सकता है, अपने मन से अपनी गृहस्थी चुन सकता है और इंटरकास्ट मैरिज कर सकता है। तो फिर जाति व्यवस्था कहाँ से रह गई? अगर कोई बच्चा आज के समय में इंटरकास्ट मैरिज करता है तो क्या उसे कोई रोक सकता है? कभी नहीं रोक सकता। कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो कोई रोक सकता है? कभी नहीं रोक सकता। तो ऐसी स्थिति में
मेरा मानना है साफ तरीके से कि जाति व्यवस्था धीरे धीरे समाज में ख़त्म हो रही है। अब आरक्षण की भी व्यवस्था हमें आर्थिक रूप से देके एकदम पूरे तरीके से जाति व्यवस्था ख़त्म कर देनी चाहिए। जब आरक्षण नहीं रहेगा जाति के आधार पर, तब आप देखेंगे कि राजनेता ये जो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे और पूरे देश में जाति व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। मैं एक बात आपके दर्शकों को बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ, अभी और आने वाले 100 साल बाद किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आरक्षण को खत्म कर दे। वही तो बात, आरक्षण में संशोधन हो सकता है, जो जाति आधार पे दिया गया है वो आर्थिक आधार पे दिया जा सकता है। अगर कोई 500 में से 500 सीट जीत के आ रहा है वो भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, ये हमारे संविधान की खासियत है। लेकिन करने के लिए राजनीति होगी कि कहा जाएगा कि देखो ये आरक्षण खत्म नहीं, करना चाहते हैं, ये बार-बार बोला कोई जाएगा। भी नहीं खत्म कर पाएगा। ये झूठ की राजनीति लोग फैला रहे हैं। हमने कहा ना कि जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब अपना फेयरवेल कर रहे थे बहुत दुखी थे कि हमने जो गरीबों के लिए ये कानून बनाया उन्हीं गरीब के हाथ में आग का गोला दे दिया और कहें कि मारो आरक्षण खत्म हो रहा है। आरक्षण कोई नहीं खत्म कर रहा है, ना तो आरक्षण आने वाले समय में किसी के पास इतना दम है कि खत्म कर पाएगा। मैं खुद इसका विरोध करूंगा, लेकिन संशोधन जरूरी है। तो संशोधन होना चाहिए। देखिए एक बार एग्जांपल लिया था साहबानों केस का, तो चीज़ें पार्लियामेंट में जाती हैं, राज्यसभा में जाती हैं, फिर राजनीति तो बीजेपी हो चाहे कोई पार्टी हो, कर तो राजनीति सब रहे हैं, सबको वोट बैंक की राजनीति। तो क्या लग रहा है धरातल पे ये चीज़ें उतर पाएगी भी राजनीति, और वोट बैंक तो सबको प्यारा है। देखिए 150 करोड़ की संख्या वाले यह देश है और 150 करोड़ में मेरा जो आकलन है 140 करोड़ लोग गरीब हैं। लोग कहते हैं कि 84 करोड़ हैं, 85 करोड़ हैं, इतने हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इस देश में गरीब की संख्या 140 करोड़ है और 140 करोड़ अगर एक सुर में एक आवाज़ उठा दिए तो आरक्षण क्या, देश का नाम भी बदलना पड़ेगा और ये चीज़ें होंगी। संशोधन की बात जी, तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि संशोधन होकर रहेगा और संशोधन ऐसा नहीं है कि किसी के साथ गलत हो। एक जैसे आप इतनी कमेटियां बना रहे हैं, 100 करोड़ यहाँ खर्चा कर रहे हैं, 200 करोड़ यहाँ खर्चा कर रहे हैं, तो एक कमेटी और बना दीजिए जो ये ऑब्जर्व करे जिले में कि जो ये आर्थिक रूप से आरक्षण ले रहा है, कमज़ोर है, वो सत्य है या असत्य है। असत्य पाया जाता है उसको नौकरी से निकाल दीजिए, कॉलेज से निकाल दीजिए, लोग करना छोड़ देंगे। और जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, जो सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसको आरक्षण मिल रहा है कि नहीं, उसको आप इंक्लूड करिए। आखिर प्रधानमंत्री जी जब सत्ता में चुन के आए थे पहली बार, तब उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया जनधन योजना, और घर घर जनधन योजना फैल गया और गरीब से गरीब लोग बैंक में खाता खुलवा लिए, एक एक दिन में 20-20 करोड़ खाते खुले। तो क्या यह संभव नहीं है कि प्रधानमंत्री जी अगर ठान लें तो इस देश का जो गरीब है उसे आरक्षण के लिए सर्टिफिकेट बन जाएगा कि हाँ इनके घर में एक भी नौकरी नहीं है, इन्हें रिजर्वेशन पहले देना चाहिए, इनके घर में एक भी एजुकेशनली एम्पावर्ड व्यक्ति नहीं है जो इनके घर को चला सके, इनके घर में एजुकेशन को देना चाहिए। आने वाले समय में जब इतने बड़े ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं तो हो सकता है कि कई जगह जो है पत्थर गिरे, कई जगह पानी गिरे, कई जगह पर धरती पलट जाए। अभी असम में हम लोग देख ही रहे हैं। और जब कोई परिवार में पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो वो कैसे भूकंप से बचेगा, बाढ़ से बचेगा, डायरेक्शन को फॉलो करेगा जो डायरेक्शन मिनिस्ट्री दे रही है, या फिर इंडिया पाकिस्तान के युद्ध हो जाए, कोई बम गिरने वाला है, पता चला बोलने वाला इंग्लिश में बोल रहा है, तो कैसे समझ पाएगा। इसको समझने के लिए हम सभी लोगों को एजुकेशनली एम्पावर्ड होना पड़ेगा और वो तभी हो सकता है जब इस देश के प्रधानमंत्री जी ठान लें। तो क्या लग रहा है जंतर मंतर पे उस तरीके की मुहिम लोग जुड़ते हुए नजर आएंगे धरातल पे, या पेज पे ही रह जाएगा? नहीं, मेरा मानना है कि पहले जो ऐसे पार्टी के लोग हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, लेकिन उनको अपना मोटो एकदम क्लियर करते रखना चाहिए। जिस तरीके से सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, उग्र प्रोटेस्ट, हाँ उग्र प्रोटेस्ट करके आप कभी भी ये जीत नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि आप एक बात का ध्यान दीजिए कि इस देश में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो हमारे देश के गरीब टैक्स पेयरों के पैसे से बनी हुई हैं। चाहे ये संसद बना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट बना हो। तो आप अगर सोच रहे हैं कि मैं इसको तोड़ दूंगा और बहुत खुश हो जाऊंगा, तो आप उस गरीब के ऊपर चोट कर रहे हैं, जिस गरीब ने अपने सैलरी से पैसा काट के देश को टैक्स पे किया और उस टैक्स के पैसे से ये वैन बनी है, ये घर बना है, ये संसद बना है, ये सुप्रीम कोर्ट बना है। तो ऐसा कोई भी कृत्य ना करे जो देश के खिलाफ हो। प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, सरकार से मांग रखना अधिकार है। मांग आपकी संवैधानिक वैलिड होनी चाहिए, योग्य होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एक गलती जो कांग्रेस जनता पार्टी ने की
कि पत्रकार बंधुओं के साथ अभद्र व्यवहार किए। अगर कोई सवाल अपोजिशन में पूछ लिया जाता था तो उनको गोदी मीडिया कहते थे। तो ऐसे चीज़ों को ना करें। अभी आपके प्रोटेस्ट में समय है, अभी आपके संगठन में समय है। आप ऐसे सवालों से पहले ही तैयार हो जाइए कि क्या हमसे अलग से सवाल पूछे जा सकते हैं, जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं वो क्या पूछ सकते हैं, उस जवाब के लिए तैयार रहिए। इस तरीके से आप पत्रकारों के ऊपर जी तार्किक ढंग से इस तरीके से पत्रकारों को नजरअंदाज करके, जिन्हें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और लोकतंत्र में चौथा स्तंभ माना जाता है, उनको नजरअंदाज करके आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत धन्यवाद विशाल जी बात करने के लिए। सर आप कैसे देख रहे हैं, आप इस आंदोलन को कितना सक्सेस होता हुआ दिखाई दे रहा है और कितना जरूरी है? देखिए, सब विशाल जी ने जो बोला था सब एकदम सही बोला था, ठीक है। अभी मैंने आपको फिर बताना चाहता हूँ, जो नेशन फर्स्ट हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए, नेशन फर्स्ट। नेशन को जो विरोध करेगा, ठीक है, उसको रोकना है। और जो सर ने बोला जो क्या रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन कभी नहीं सर खत्म होगा। नहीं, वो कह रहे हैं संशोधन की जरूरत है। संशोधन का जरूरत संशोधन खत्म जरूरत नहीं है होगा सर। कि भाई जो क्रीमी लेयर में कम से कम जो ले चुके हैं वो वो तो हटना चाहिए। एकदम एकदम विशाल सर जो कुछ बोला था बहुत अच्छा बोला था बहुत सर। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपनी बात रखने के लिए। देखिए, रिजर्वेशन पर लगातार मैं अधिवक्ताओं के विचार रख रहा हूँ आपके सामने। संशोधन, कंफ्यूज ना हो, हटाने की बात नहीं हो रही है, संशोधन की बात हो रही है कि उसमें जो बेनिफिट ले चुके हैं उन्हें कम से कम दोबारा बेनिफिट ना मिले, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना। ये मेन मुहिम है इस रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की। नाम ऐसा रखा गया है, लग रहा है कि हटाने की बात हो रही है, लेकिन संशोधन जरूरी है। संशोधन जरूरी है। लगातार मैंने अधिवक्ता में बात रखी। आप कैसे देख रहे हैं, मेरी राय जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।